हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिशान अकेडमी। इस क्विक बुक्स की जीरो टू हीरो सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सेल्स फॉर्म। जी हाँ, ये वही टॉपिक है जिसमें बिगनर्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो प्रीवियस वीडियोस हमने रिकॉर्ड करी थी और पब्लिश करी थी, हमने उनमें सीखा था कि कैसे हम अपनी क्विक बुक्स की कंपनी को सेटअप करेंगे, सैंपल कंपनी को, और जो कि बिल्कुल फ्री है। आप प्रीवियस वीडियो से आके आप भी अपने लिए एक सेटअप कर सकते हो और अपनी लाइफ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा था कि बैंक ट्रांजैक्शंस को कैसे मास्टर करोगे। मैंने प्रो टिप्स भी दी थी जो कि आपकी एफिशिएंसी को काफी ज्यादा बूस्ट करेंगे। ठीक है, without wasting time, let's jump on the current topic which is sales form। अब देखो, बेसिकली सेल्स फॉर्म क्या है, व्हाट इज सेल्स फॉर्म। सेल्स फॉर्म वो फॉर्म्स हैं जब हम कस्टमर से डील करते हैं तब हमें बनाने की नीड पड़ती है। ठीक है, तो हमारे ये डायरेक्ट रिलेटेड टू कस्टमर फॉर्म हो गए और इनका मोटिव सिंपल एक ही रहता है। जब भी हम कस्टमर से कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, ठीक है, तो हम ये सेल्स फॉर्म उन्हें इशू करते हैं। कुछ ऐसे सेल्स फॉर्म भी होते हैं जो हम इशू नहीं करते, लेकिन वो भी हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो इफ वाली कंडीशन पे, इफ एंड बट वाली कंडीशन पे आ जाते हैं, हम वो भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म। अब सेल्स फॉर्म के टाइप्स क्या हैं? ठीक है, स्क्रीन पे आपके आ गए ये सेल्स फॉर्म के टाइप हैं। पहला सेल्स फॉर्म का टाइप है इनवॉइसेस। ठीक है, इनवॉइसेस का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, इवन के आपने बहुत बार इनवॉइसेस लिए भी होंगे। अब मैं कुछ भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेने जाता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू बाय एन आईफोन, मैंने वो आईफोन परचेज कर लिया, तो मुझको क्या देगा? वो इनवॉइस देगा, ऑब्वियस है। तो हर चीज में आपको इनवॉइस मिलता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। तो हम क्विक बुक्स में कैसे इनवॉइस बनेगा वो आज आपको बताने वाले हैं। इनवॉइस का मतलब यही नहीं है सिंपल हमने ढाल दिया और हमारा इनवॉइस बन गया। ठीक है, ये भी काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इसमें हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनानी पड़ेगी, कस्टमर बनाने पड़ेंगे, अगर मैंडेटरी है तो क्लासेस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सीधा क्विक बुक्स ओपन करता हूँ और इनवॉइसेस कवर करते हैं, फिर ऐसे नेक्स्ट 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 सारे सेल्स फॉर्म कवर करेंगे और प्रो टिप्स हमेशा की तरह मैं बीच बीच में देता रहूंगा। ओके, सो वी आर ऑन आवर सैंपल कंपनी। अब देखो, इनवॉइस क्रिएट करना बहुत सिंपल है, लेकिन इनवॉइस को सेटअप करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप प्लस आइकन पे जाओ, इनवॉइस पे जाओ, आप इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हो। देखो, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, इनवॉइस इज नॉट जस्ट फिलिंग दिस फॉर्म एंड इशू टू योर कस्टमर। ठीक है, इनवॉइस ये नहीं है कि आप इस फॉर्म को फिल करो और अपने कस्टमर को इशू करो। इनवॉइस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो कि काफी चीजें अपने अंदर कैरी करता है। अब वो क्या है, हमें सबसे पहले किसे इनवॉइस इशू करना है, वो है हमारा कस्टमर। अब कस्टमर में भी टाइप्स होते हैं, एक हमारे मेन कस्टमर होते हैं, एक हमारे सब कस्टमर होते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं ये इनवॉइसेस अपने एक, चलो अकाउंटिंग टीचर के लिए बना रहा हूँ, ललित के लिए। ठीक है, अब मैं सिंपल ऐड न्यू पे जाके यहाँ पे ललित के नाम से कस्टमर बना दूंगा। अब मैं आपको सेकंड नेविगेशन भी बता दूंगा, आप ऑल एप्स पे जाओ, कस्टमर हब पे जाओ और कस्टमर्स पे जाओ, और यहाँ से आप रियल टाइम पे देख सकते हो सारे कस्टमर जो आपके बुक्स में हैं, और आप न्यू कस्टमर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। फर्क कोई नहीं होने वाला, दोनों टैब को कंपेयर कर लो, दोनों सेम है। अब यहाँ पे क्या चीजें आपको मिलती हैं, देखो, कस्टमर में आपको एक तो उसका नाम मिल जाएगा, एक उसका कंपनी नेम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ललित सर की कंपनी का नाम है XYZ LLC, तो मैं यहाँ लिख दूंगा XYZ LLC और फर्स्ट नेम हो गया ललित। वैसे फर्स्ट नेम कुछ और था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ईमेल डाल दूंगा ललित सर की, ललित @gmail.com। अब देखो, पर्पस क्या रहता है, हर चीज का ना एक पर्पस रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ईमेल डालूंगा ना, तो मैं आपको जैसे ही मैंने इनवॉइस बनाया ना, मैं उनको रियल टाइम पे यहाँ से सेंड कर सकता हूँ अपने क्विक बुक से ही, मेरे को ईमेल खोलने की जरूरत ही नहीं है।
फोन नंबर डाल दूंगा, सीसी बीसीसी। सीसी मतलब किसे रखना है, ईमेल के सीसी में किसे रखना है, बीसीसी ब्लाइंड सीसी किसे रखना है, ब्लाइंड सीसी जनरली हम अपनी अकाउंटिंग टीम को रख देते हैं। उनको मोबाइल नंबर क्या है, अदर कुछ और उनका लिंक वगैरह डालना हो, वेबसाइट का लिंक डालना हो। ठीक है, दिस पर्सन गेव मी परमिशन टू ईमेल देम मार्केटिंग। ठीक है, ये कम्युनिकेशन परमिशन के लिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इनवॉइस बना के डायरेक्टली क्विकबुक से सेंड कर सकता हूँ। और मेरे को उनको मार्केटिंग के अपने वो भी भेजने हैं कैटलॉग्स वगैरह, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और उन्होंने मुझे परमिशन दे रखी है नहीं। क्विकबुक्स तो हमें बताना पड़ता है कि हम उन्हें ईमेल सेंड कर सकते हैं या नहीं। उनका बिलिंग एड्रेस क्या है, ठीक है। और नोट्स में डाल सकता हूँ, जैसे ललित सर नीड्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, कुछ भी एनीथिंग। अटैचमेंट भी डाल सकता हूँ, जैसे ललित सर के और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसको यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था, हर चीज का कोई ना कोई यूज होता है। सेम फॉर पेमेंट्स। अब मैं जैसे यहाँ पेमेंट मेथड ऐड कर दूंगा ना, कि ललित सर का मास्टर कार्ड ऐड कर दिया, अब उसका मतलब ये पेमेंट्स मेथड ना मेरे रहेंगे। अब उसका रीजन क्या होता है, जैसे मैंने अपना, मेरे को पैसे चाहिए ललित सर से। ठीक है, अब ललित सर मेरे को कैश दें, इससे बढ़िया क्यों ना मैं इनवॉइस में ही लिंक लगा दूं। ललित सर डायरेक्ट उस लिंक पे जाएं और मेरे को ऑनलाइन पे कर दें। तो ये वो पेमेंट्स मेथड रहते हैं। कस्टमर टाइप क्या है, ठीक है, हमें पहले टाइप बनाने होंगे। और इस दिस कस्टमर टैक्सेबल, मतलब हम इसको जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच रहे हैं वो क्या टैक्सेबल है। अब देखो टैक्स जो हो गया ना, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी हम कवर करेंगे जब हम सेल टैक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर नाउ आप इसको याद रखो, लेकिन आप इसको भूल जाओ। ठीक है, दोनों चीजें करनी है आपको। कस्टम फील्ड्स, अगर आपको कुछ और कस्टम फील्ड्स वगैरह लगाने हैं आप लगा सकते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, कस्टमर भी दो टाइप के होते हैं, एक मेन कस्टमर, एक होता है सब कस्टमर। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स दिख रहा है, इज अ सब कस्टमर। चलो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मेरा जो एक क्लाइंट है ना, वो क्या है, वो कोचिंग देता है। अब वो कोचिंग कैसे देता है, वो टाई अप करता है बड़ी बड़ी कोचिंग से। ठीक है, जैसे आकाश हो गया, लेकिन बाहर आकाश नहीं है, ठीक है, उसकी काफी सारी कोचिंग है जो कि उनसे टाई अप करता है। मैं आपको वो एग्जांपल लूंगा जो जिनसे आप फेमिलियर हो। जैसे मैंने आकाश से टाई अप कर लिया, तो मेरा मेन कस्टमर मैंने आकाश सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और सब कस्टमर वो हो गए जिन बच्चों को मैं इनवॉइस दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आकाश में मैं 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो 50 बच्चों को मेरे को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का इनवॉइस देना है, सर्विसेज का। तो वो मेरे सब कस्टमर हो गए। ठीक है, तो अभी के लिए ये हटा देते हैं, क्योंकि ललित सर का कोई मेन कस्टमर नहीं है, यही मेन बंदा है। और मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा, अनदर कस्टमर वेंडर और एम्प्लॉय इज ऑलरेडी यूजिंग दिस नेम, मैंने पहले भी बना रखा है ललित सर के नाम से, तो थोड़ा सा बस चेंजेस कर देता हूँ। ललित योयो, ठीक है, ओयो मत कहना, यो यो कहना है। ठीक है, जस्ट सेव कर दो। अब देखो मेरा यहाँ पे ललित योयो के नाम से कस्टमर बन गया। और जो मैंने वहां डाली थी ना इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पे मेरे खुद आ गई। ठीक है, जो मैंने एड्रेस सेलेक्ट करा था, ठीक है, जो मैंने जीमेल डाली थी। अब क्या हो गया, आपने तो एड्रेस नहीं सेलेक्ट करा, मैंने जब वो चेक बॉक्स क्लिक करा था तो एड्रेस सेलेक्ट हो गया था मेन कस्टमर का। ठीक है, अब टर्म्स होती हैं, जब कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंपनी बेचती है, या तो वो उसको कैश रिसिप्ट में बेचेगी, कि मतलब पे करो और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ले लो। ठीक है, ड्यू ऑन रिसिप्ट कहते हैं उसको। या फिर वो अपने टर्म्स पे बेचेगी। ड्यू ऑन रिसिप्ट हो गया कि 10 दिन में पैसे दे दे, 15 दिन में दे दे, 30 दिन में दे दे, 60 दिन में दे दे। अब ये हो गए डिफॉल्ट टर्म्स। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो चीज है ना, ये काफी सारे प्रो बुक कीपर्स को भी नहीं पता। मेरा एक क्लाइंट है कनाडा में, ठीक है, अब वो क्या कहता है, मेरी इनवॉइस की टर्म 45 रखो, 45 डे की। अब यहाँ तो 45 है नहीं, तो मैं कहाँ से ऐड करूंगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपको जाना है गेयर आइकन पे। गेयर आइकन पे जाने के बाद आपको जाना है ऑल लिस्ट पे। ऑल लिस्ट पे जाने, देखो ये सारी नेविगेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद रहेंगी तब तब आप इनको करके देखोगे। आप टर्म्स पे जाओगे और न्यू टर्म क्रिएट कर दोगे। ठीक है, टर्म को कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया नेट 45, और मैंने 45 डेज का बना दिया।
और जस्ट सेव कर दिया, तो मेरी नई टर्म बन गई 45। अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो मेरी ये यहाँ पे भी दिख जाएगी। मुझे दोबारा से कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सेव नहीं करा था। अब देखो मेरी टर्म्स में 45 भी आ गई। तो ये सारी प्रो टिप्स हैं जो आपको काफी लोग नहीं बताने वाले, ठीक है। और आप खुद से भी R&D कर लो, शायद बता दें। ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कस्टमर, मैंने आपको टर्म्स बता दी कि टर्म्स क्या है। जैसे इनवॉइस आज बना रहा हूँ तो 45 दिन बाद ड्यू हो जाएगा कि 45 दिन से पहले पहले उसको बंदे को पे करना है मेरे को। 45 दिन बाद चाहे मैं उस पर पेनल्टी चार्ज करूं, चाहे वो मेरे डिसीजन है, मतलब मेरे भी नहीं, एज अ बुक कीपर वो सब क्लाइंट के डिसीजन है कि क्लाइंट क्या बोलेगा। अब आते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे। अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो चीज होती हैं जो हम सेल करते हैं। अब उसके लिए भी सिंपल आपको गेयर आइकन पे जाना है और ऑल लिस्ट पे जाना है और आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दिख जाएंगे। अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के नाम से ही पता लग रहा है, एक तो हो गए प्रोडक्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे मैं बैग बेच रहा हूँ, सिगरेट बेच रहा हूँ, एनीथिंग। एक हो गए सर्विसेज जिन्हें हम टच नहीं कर सकते लेकिन हम बेच रहे हैं, जैसे कि मैं कंसल्टिंग, मैं खुद सर्विसेज बेचता हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को जब इनवॉइस बना के देता हूँ तो मैं भी उन्हें बुक कीपिंग को आप टच नहीं कर सकते लेकिन सर्विस है। तो यहाँ पे हम न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना सकते हैं, ठीक है। अब उससे पहले आपको यहाँ पे चार चीजें दिखेंगी, इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री, सर्विसेज, बंडल। अब इन्वेंट्री प्रोडक्ट वो हो गए जो मैंने एज अ स्टॉक अपने को रख रखे हैं। जैसे मेरे को, मैं बैग सेल करता हूँ तो मेरे को इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी कि मेरे पास 100 बैग हैं। नॉन इन्वेंट्री आइटम हो गए जिन्हें मैं ट्रैक नहीं कर सकता, एग्जाम्पल जैसे इन्वेंट्री में ट्रैक नहीं कर सकता। अब जैसे बैग तो मेरा इन्वेंट्री हो गया, अब उस बैग में मेरे को चेन वगैरह है, इनका मैंने चलो रख तो रखा है लेकिन मैं इनको क्या दिखा रहा हूँ, इनको मैं दिखा रहा हूँ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इनको मैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बैग में जैसे चेन वगैरह लग रही है तो वो मैं डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में दिखा रहा हूँ, तो वो नॉन इन्वेंट्री आइटम हो गए। सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया ही था अभी कि जैसे मैं खुद अपने क्लाइंट्स के लिए बुक कीपिंग करता हूं तो मैं बुक कीपिंग सर्विसेज दे रहा हूं। अब जो बंडल हो गया ना, बंडल ऐसे समझो जैसे मेरे पास 3 वेंडर हैं। अब मैं एक वेंडर से बैग का कपड़ा ले रहा हूँ, दूसरे वेंडर से बैग की सिलाई करवा रहा हूँ और तीसरे वेंडर से मैं बैग पे प्रिंटिंग करवा रहा हूँ। तो 3 चीज से बनके मेरा एक प्रोडक्ट बनना है, तो उसे कह दिया मैंने एक बंडल, ठीक है। अब बंडल में हम अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जैसे मैंने एक से खाली बैग का क्लॉथ लिया, ठीक है, 100 क्लॉथ ले लिए, और दूसरे से तीसरे से ऐसे मल्टीपल चीज से वेंडर से जो मिलके मेरे एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है ना, वो मेरा बंडल हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हम बात बंडल की नहीं कर रहे हैं, ये मैंने आपको सारे ब्रीफ दिए ताकि आपको ये पता लगे। अभी हम सर्विसेज बना रहे हैं। जैसे ललित सर को मैं बेच रहा हूँ, बुक कीपिंग सर्विस दे रहा हूँ मैं ललित सर को। नहीं, ललित सर बुक कीपिंग का क्या काम करेंगे, ललित सर को कुछ अटपटा देना पड़ेगा। चलो एक सर्विस है योयो नाम की, ठीक है, मैं ललित सर को योयो सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं उसका SKU भी लिख सकता हूँ। अब SKU ना आपको ऑनलाइन साइट्स पे भी मिल जाएंगे और आप बना भी सकते हो, ठीक है। अब ये ना थोड़ा टेक्स्ट कोड में भी आ जाते हैं, वो मैं आपको ये आगे चल के, जब मैंने बताया था जैसे टेक्स्ट में बताऊंगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, इमेज वगैरह भी डाल सकता हूँ। अब ये योयो कौन सी सर्विस है उसकी कैटेगरी वगैरह भी मैं आपको सेलेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि मैं नहीं कर रहा, जनरली हम नहीं करते, ठीक है। आई सेल दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू माई कस्टमर, मैं इस पे टिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अब मैंने यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दिया ना, वो मेरे सेल्स फॉर्म पे भी आएगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन वो चीज है जो, अब जैसे मैंने ये सर्विसेज सेलेक्ट करी इनवॉइस में तो ये चीज मेरे को रिफ्लेक्ट होगी इनवॉइसेस में भी, ठीक है। ये चीज अपने नोट के लिए नहीं है, ठीक है, ये चीज डिस्प्लेएबल चीज है, मतलब आपके कस्टमर को भी दिखेगी। अब मैं लिख देता हूं योयो गिव्स यू प्लेजर,
अब मैं इसको सेव करूंगा ना, और मैं यो सर्विस सेलेक्ट करूंगा, तो ये मेरे को वहां भी दिख जाएगी। अब सेल्स प्राइस रेट, अब देखो, अब मैं कितने में बेच रहा हूँ ये वो रेट है, कितने में खरीद रहा हूँ वो रेट नहीं है, वो इन्वेंट्री के केस में आएगा। अब मैं कितने में बेच रहा हूँ इसको, मैं जैसे $500 में बेच रहा हूँ। और इनकम अकाउंट, जैसे कि ये $500 मेरे कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, इनवॉइसेस की एक सिंपल एंट्री रहती है, अपना सर्विसेज डेबिट होती हैं, और मतलब अपना सर्विसेज पे रिफ्लेक्ट करेगा वो, और सेकंड रिफ्लेक्ट करेगा अकाउंट रिसीवेबल पे। अकाउंट रिसीवेबल पे क्यों रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हम टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी पैसा आया नहीं है, अभी रिसीव होना है हमें, बाकी है पैसा, जो कि हमारा करंट असेट हो गया। अगर हमारा ये सेल ऑन रिसिप्ट हो गया तो वो एआर पे रिफ्लेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट बैंक और इनकम पे रिफ्लेक्ट करता। ठीक है, ये तो आप सब अकाउंटिंग में हो, आप सबको पता होगी। जैसे यो सर्विस में ये अदर इनकम है, ठीक है, प्राइमरी इनकम नहीं है। और मैंने यहाँ परचेज इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हो, सर्विसेज के केस में मोस्टली नहीं होती, जैसे मैं ये कॉन्ट्रैक्टर के केस में होती है। जैसे सर्विसेज मैं किसी और से दिलवा रहा हूँ और इनवॉइस खुद बना रहा हूँ, तो मैं ये सर्विसेज किससे खरीद रहा हूँ और उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, जैसे मैं 400 में खरीद रहा हूँ, ये वो चीज है जो कस्टमर को नहीं दिखेगी। ठीक है, और मैं किससे खरीद रहा हूँ, तो मेरा कौन सा एक्सपेंस अकाउंट हो गया, ठीक है, मेरा फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा वहां पे। अब मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ इसको। जैसे ही मैंने सेव एंड क्लोज करा, ये कह रहा है सर्विसेज यो सेव्ड। अब मैं जाके इनवॉइसेस पे जाऊंगा, मेरे को ऑब्वियस है रिफ्रेश करना पड़ेगा, और जैसे ही रिफ्रेश करूंगा जो हमने डाला था वो उड़ जाएगा, क्योंकि हमने सेव नहीं कर रखा। तो हमने कस्टमर बनाया अपना यो, और हमने अपनी टर्म्स बनाई 45 डेज की, और मैंने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाया कि मैं इनको यो सर्विस बेच रहा हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने बोला था वो खुद आ जाएगा, यो गिव्स यू प्लेजर, क्वांटिटी एक, और रेट इसने ऑटोमेटिकली खुद पिकअप कर लिया। अब अगर मैं इन्हें 10 यो सर्विसेज दिए हैं तो 5,000 का इनवॉइस बन गया। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ललित सर को डिस्काउंट दे दूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो मेरा अलग कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट ना देने का। अब यहाँ पे हम टैक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी ये मैंने वहां पे टैक्स नहीं कैलकुलेट करा, मैंने वहां पे इनको एग्जाम पे ही, मतलब ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मेरी नॉन टैक्सेबल है, उसके लिए मैं इसको अनटिक कर दूंगा, और मेरा ये सेल टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा। अगर मेरे को टैक्स लगाना है तो मैं टैक्स रेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे भी लगा दूंगा, और मैनुअल भी यहाँ लगा दूंगा, मेरे को रेट्स बनाने पड़ेंगे, मैं मैनुअल भी बना दूंगा। ठीक है, अब सिंपल मेरा 5,000 का एक मैं इनवॉइस क्रिएट कर दूंगा, जिसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, एक तो हमारी अदर इनकम पे पड़ेगा, दूसरा अकाउंट रिसीवेबल पे पड़ेगा। सिंपल है ना, काफी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। अब मैं कुछ चीजें हैं जो आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे ये वाली चीज की बात करते हैं जो प्रीफिल थी। अब प्रीफिल क्यों थी, क्योंकि मेरी कंपनी का नाम ये है, ऑब्वियस है वो 100% यही लेगा, और मेरी कंपनी की ईमेल ये है, और मेरी कंपनी का एड्रेस ये है। अगर आपको ये चेंज करनी है तो ये यहाँ से चेंज नहीं होगी। ये कैसे चेंज होगी, आप गेयर आइकन पे जाना और अकाउंटेंट सेटिंग पे जाना, और कंपनी टैब के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही होगी ना वहां उठा लेगा। मैं टैली करवा देता हूँ, जैसे मेरी ये नेम था कंपनी का, सेम यहाँ पे ये लिया, मेरी कंपनी की ईमेल ये थी, सेम यहाँ पे इसने कंपनी की ईमेल ले ली, और ऐसी ही एड्रेस ले लिया। अभी एड्रेस ये बाय डिफॉल्ट दे रहा है, मैंने यहाँ नहीं डाल रखा, रीजन है क्योंकि ये सैंपल कंपनी। ठीक है, और ये लोगो सेम, जो मेरा लोगो यहाँ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो है ना मॉडर्न है, क्लासिक भी आता है, जो कि, और ये कस्टमाइजेशन भी मिल जाएंगे। अच्छा, कस्टमाइजेशन में एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। अभी जैसे मेरा ललित सर को, मेरे को यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना है, जैसे कस्टम फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि मैं इनसे ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकता हूँ, और मैंने डिजाइन बताया था कि ये मॉडर्न है, ये स्टैंडर्ड है, इसमें लोगो नहीं आता स्टैंडर्ड में। ठीक है, मॉडर्न में आपको अपना लोगो मिल जाएगा और ऐसे मिल जाएगा। कलर भी चेंज कर सकता हूं मैं इनवॉइसेस के, और स्केड्यूल भी कर सकता हूं कि या तो मैं इसको रिकरिंग इनवॉइस बना दूं कि हर महीने की 18 तारीख को खुद एक इनवॉइस बन जाएगा, ललित को पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसकी पेमेंट भी क्रिएट कर सकता हूं मैं, पेमेंट वाला आगे पेमेंट के टैब से बताऊंगा।
ठीक है। प्रिंट लेटर, सेंड लेटर, स्केड्यूल करने वाला है, मतलब ये पूरा हिसाब कि मैं बाद में इसको प्रिंट कर लूँ या मैं इसको बाद में उनको ऑनलाइन सेंड कर दूँ। ठीक है। और ये रिमाइंडर भी भेज सकता हूँ मैं उनको, उनको रिमाइंडर पहुंच जाएगा कि भाई तुमने इनको पे नहीं करा। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी स्केड्यूलिंग के अंडर आ जाएगी। अब मैं बात कर रहा था जैसे कस्टम फील्ड्स की। अब ये सारी चीजें तो आपके बाय डिफॉल्ट हैं। अब कुछ प्रो चीज हैं जो आपको ऐड करनी है, तो आप वो कैसे ऐड करोगे? सिंपल, दोबारा उड़ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं कोई कस्टम फील्ड बना देता हूँ, जैसे कस्टम फील्ड, एक केस बताता हूँ। मेरा एक कस्टमर है, अब जिसकी मैंने पहले बात करी थी कि वो मेन जो है उसका आकाश हो गया, आकाश के सब हो गए। तो वो क्या डालता था कस्टम फील्ड में, हमसे कहता था कि स्टूडेंट नेम जरूर आना चाहिए। अब मैंने जैसे स्टूडेंट नेम यहाँ डाल दिया, और यहाँ मैं डाटा टाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ कि टेक्स्ट में होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए, डेट में होना चाहिए, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में होना चाहिए। फिर मैं लिस्ट भी लगा सकता हूँ। अभी मैं टेक्स्ट एंड नंबर करता हूँ, और मैं इसको यहाँ से बता सकता हूँ ये मेरे किस किस सेल्स फॉर्म में दिखना चाहिए। अब मैंने इनवॉइस में सेलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया। कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ये कस्टमर से रिलेटेड है। जैसे ही मैंने सेव करा ना, मेरी एक कस्टम फील्ड तैयार हो गई जो कि खाली इनवॉइस पे दिखेगी। अब मैं वापस से इनवॉइस पे जाऊंगा तो आपको कुछ चीज अलग दिखेगी। यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट नेम आ गया, है ना? तो ये मेरी कस्टम फील्ड ऐड हो गई। अब मैं सिंपली योयो नेट 45 दिन, और ललित सर के एक स्टूडेंट को मैंने सर्विस दी है जिसका नाम है थॉमस। और प्रोडक्ट ने सर्विस क्या दी थी मैंने इनको? योयो। योयो गिव्स यू प्लेजर। ठीक है, मैंने इनको 10 क्वांटिटी दी थी। पता है, ये ना बेस्ट पार्ट है स्टडी का। अगर आप स्टडी को ना एक हंसते खेलते वे में पढ़ोगे ना, तो काफी अच्छा लगेगा आपको भी। यहाँ पे आप लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अभी मैंने एक्टिवेट पेमेंट नहीं कर रखी है, उसका रीजन ये है, जो मेरे पास सैंपल कंपनी है उसमें जो मेरे बैंक एंड क्रेडिट कार्ड हैं वो खाली दिखावे के लिए है। ठीक है, वो एक्चुअल बैंक से नहीं है, ऑब्वियस है भाई, सैंपल कंपनी है। कस्टमर के लिए नोट भी डाल सकते हो कि ललित सर जल्दी से जल्दी पे कर देना। ठीक है। इंटरनल कस्टमर नोट्स ये हिडन है, ये आपको दिखेंगे, कस्टमर को नहीं दिखेंगे। मेमो ऑन स्टेटमेंट, दिस मेमो विल नॉट शो अप ऑन योर इनवॉइस बट इट अपीयर ऑन द स्टेटमेंट, ये भी सेम हिडन वाली चीज है। अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हो ललित सर के लिए, और आप इसको सिंपल सेव भी कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो। ये कोई वैलिड ईमेल नहीं है तो सेंड भी नहीं होगा, और जो इस कंपनी की ईमेल है ये वाली, ये भी वैलिड ईमेल नहीं है तो भी सेंड नहीं होगा। सिंपल आप इसको सेव करो। अब जैसा कि मैंने बोला था कि हमने ये ड्यू ऑन रिसिप्ट नहीं बनाया, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? एक तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल पे पड़ेगा, दूसरा हमारे इनकम में पड़ेगा। अब हमारी अदर इनकम इतने से इंक्रीज हो जाएगी, और हमारे अकाउंट रिसीवेबल भी इतने से शो करेगा। अब मैं वो आपको दोनों चीजें दिखा देता हूँ। अगर मैं स्टैंडर्ड रिपोर्ट पे जाऊंगा, और स्टैंडर्ड रिपोर्ट पे जाने के बाद मैंने, अरे यार कुछ और कर लिया। यहाँ मैं अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट निकालूंगा, डिटेल्ड वर्जन निकाल लेता हूँ, तो मेरे को वो यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि एसओ 18 है। और ये देखो, मैंने ललित सर को एक इनवॉइस भेज रखा है जिसके अभी मेरे पास पैसे आने बाकी हैं। ठीक हो गया। अभी हमने सेल टैक्स यहाँ पे टिक कर दिया था, तो इसने ये 400 रुपये खुद उठा लिया कैलिफोर्निया का, जो कि डिफॉल्ट बना रखा था हमने। अगर इसको अनटिक करके सेव करोगे तो सेल टैक्स हट जाएगा, इसलिए आपको 5400 का दिख रहा है। और ये 400 हमें नहीं, हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं। आगे पूरा सेल टैक्स के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल जीरो से समझेंगे। और सेकंड मैंने क्या बोला था? सेकंड मैंने बोला था ये प्रॉफिट एंड लॉस पर रिफ्लेक्ट करेगा, हमारी इनकम इतने से बढ़ जाएगी। ये हो गया हमारा एक सिंपल इनवॉइस क्रिएशन। बिल्कुल हमने इसमें आपको मैनुअल टर्म्स ईच एंड एवरीथिंग मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कवर कर लिया। एज ऑफ टुडे रन कर रखा है, और मैं अदर इनकम में जाके देखूं
तो मेरा ये विजिबल हो जाएगा। जैसे कहाँ है, मैं दिखाता हूँ। अब आप बोलोगे कि यहाँ 5,000 है, यहाँ 5400 नहीं है, वही सेम, वो गवर्नमेंट का पैसा था, हमारा पैसा नहीं है टैक्स का। ठीक है, ये रहा इनवॉइस हमारा, दिख गया। है ना इजी? इजी भी है, और काफी सारी चीजें आपको मैंने इसमें बता दी कि कहाँ से इसमें डाटा आ रहा है। ठीक है, और ये मतलब आपके लिए बेस्ट रहने वाली है इनवॉइस के लिए। अब मैं बताता हूँ, इनवॉइस का ना एक सेकंड पार्ट भी रहता है। सिंपल एक्सेल खोल लेता हूँ और मैं बताता हूँ कैसे। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा इनवॉइस का। अब जैसे मैंने एक इनवॉइस क्रिएट कर दिया, अब इनवॉइस क्रिएट हो गया, इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा मेरा? एआर पे पड़ा। और दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा मेरा? सेल्स पे, जो कि ऑब्वियस है, यही आना था। अब फॉर एग्जाम्पल ललित सर ने बोल दिया कि मैं तेरे को आज 18 तारीख है, 28 तारीख में पैसे पे कर दूंगा। तो अब मैं क्या बनाऊंगा? अब मैं बनाऊंगा रिसीव पेमेंट। ठीक है, अब रिसीव पेमेंट्स बनाने के भी काफी सारे मेथड हैं, मैं आपको इजीएस्ट और सबसे अच्छा बताऊंगा। अब रिसीव पेमेंट बना दूंगा तो इम्पैक्ट एआर से तो हट जाएगा, और कहाँ आ जाएगा एआर की जगह? अनडिपॉजिटेड फंड। ये भी हमारा करंट असेट है। चलो इसको समझते हैं। अकाउंट रिसीवेबल वो हो गया जैसे मैंने अपने कस्टमर को इनवॉइस दिया, उसने पैसा नहीं दिया, कि मेरे को अभी कस्टमर से पैसा आना है, वो मेरा अकाउंट रिसीवेबल हो गया। अब सेम ही दूसरे एंड पे रिसीव पेमेंट। अब ये भी करंट असेट है, और ये भी कहती है कि कस्टमर से ये पैसा आना है। अब इनवॉइस एआर वाले केस में कि पैसा कभी भी आ सकता है, 45 दिन में दे दे, वो टर्म के अंदर, टर्म के बाहर दे दे। लेकिन रिसीव पेमेंट कहती है कि 28 तारीख को ललित पैसे दे देगा, तो एआर से हट जाएगा और अनडिपॉजिटेड फंड में आ जाएगा, जो कि 28 तारीख को क्लियर हो जाएगा जब भी मेरे बैंक में पैसा आएगा। ठीक है, अब मैं वो आपको कहाँ से रिकॉर्ड करने के लिए कहूंगा? मैं आपको बोलूंगा कि आप ऑल एप्स पे जाओ, कस्टमर पे जाओ, और कस्टमर्स पे जाओ। कस्टमर हब से कस्टमर्स पे जाओ, और यहाँ पे अपना कस्टमर सर्च करो जिसके लिए आपको पेमेंट बनानी है। ठीक है, ललित ओयो, ओ सॉरी, योयो। अरे यार देखो, ऐसे मत सोचो यार, अच्छे सर थे हमारे। अब यहाँ पे आपको रिसीव पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, न्यू ट्रांजेक्शन पे भी आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही मैं पेमेंट पे जाऊंगा, ये मेरे को कह रहा है कि इस इनवॉइस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसकी पेमेंट अनडिपॉजिटेड फंड में जा रही है, और कब पे कर देंगे वो मेरे को? 28 तारीख को पे कर देंगे। समझ गए? और मैंने सिंपल रिकॉर्ड एंड क्लोज कर दिया, कि अब मेरे को पता लग गया, इंश्योरिटी मिल गई। अच्छा हाँ, सेकंड चीज भी बता देता हूँ, ये थोड़ा सा ना, अब देखो ओपन बैलेंस खत्म हो गया, मतलब कि एआर भी हमारा जीरो हो गया। अब मैं एआर को रिफ्रेश करूंगा ना, तो यहाँ भी मेरे को नहीं दिखेगा वो। रिफ्रेश ऊपर से ही करना पड़ेगा, और लेकिन मेरे को वो अनडिपॉजिटेड फंड में दिख जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, अनडिपॉजिटेड फंड आप सिंपल जाके बैलेंस शीट से देख लो, और अनडिपॉजिटेड फंड एक जगह से और दिख जाएंगे। आप न्यू पे जाओगे ना, और एक बैंक डिपॉजिट क्रिएट करोगे, तो यहाँ पर आपको अनडिपॉजिटेड फंड दिख जाएंगे। ये देखो, ललित ओयो से 5400 की पेमेंट आनी है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि 28 तारीख को जब मैं कोई बैंक डिपॉजिट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली पेमेंट हमारी आ गई, 7 क्लोज कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरी पेमेंट बन गई है, और वो मेरी अनडिपॉजिटेड फंड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अनडिपॉजिटेड फंड देखने का बेस्ट तरीका है, न्यू पे जाओ और बैंक डिपॉजिट पे जाके आप अनडिपॉजिटेड फंड में आ जाएगा। कितना सिंपल था ना? तो आपने अभी ये वाला केस भी समझ लिया इनवॉइस का। अगर इनवॉइस बनाएंगे एआर सेल, रिसीव पेमेंट बनाएंगे तो अनडिपॉजिटेड। अब एक और चीज आती है। अब ललित सर ठहरे हमारे लेमार, ललित सर को हमें पैसे देने नहीं, तो अब आता है क्रेडिट मेमो। अब देखो, ये भी सेल्स फॉर्म है।
मैंने पहले आपको दिखाया था। अब ये इनवॉइस के बाद डायरेक्ट क्रेडिट मेमो फोर्थ का रख रखा था, हम डायरेक्ट इस पे क्यूजम कर रहे हैं क्योंकि प्रोसीजर ही ऐसा है। अब क्रेडिट मेमो का मतलब कि अब वो इनवॉइस का रिवर्सल हो गया कि पैसा नहीं देना, सर ने सर्विस ले ली लेकिन पैसा नहीं दे रहे। तो मैं अब क्या करूंगा कि मेरा इस पेमेंट का पैसा नहीं आया, तो सिंपल सबसे पहले तो पेमेंट को वॉइड कर दो। वॉइड का मतलब कि पैसा नहीं आया। जैसे ही वॉइड करोगे आप, तो ये आपका ड्यू दिखा देगा और कहेगा दोबारा पैसे मंगा लो। अब भाई पैसे तो वो देने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने तेरे को पढ़ाया था, मैं क्यों दूं सर्विसेज का पैसा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब हम मोर एक्शन पे जाएंगे और क्रिएट अ क्रेडिट मेमो कर देंगे, जिससे हमारा इनवॉइस भी खत्म हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट कहीं नहीं पड़ने वाला। इसका इम्पैक्ट क्या है, ये रिवर्सल हो गया। जैसे इनवॉइस का इम्पैक्ट एआर और सेल्स पे पड़ रहा था, अब ये रिवर्सल हो गया। अब एआर से भी हट जाएगा इम्पैक्ट और सेल से भी हट जाएगा। अब मैंने 4/18 में ही एक क्रेडिट मेमो बना ली। ये 28 इसलिए पिक कर रहा है क्योंकि मैंने 28 पिक कर ली थी, ये लास्ट डिफॉल्ट से पिक कर लेता है। और मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट डी अच्छा है करने के लिए। अब देखो बैलेंस हो गया 0। ठीक है, 5400 का हमने इनवॉइस बनाया, क्रेडिट मेमो बना दिया, पॉजिटिव नेगेटिव है 0। है नहीं, सही चीज है ना। अब आप इसको रिफ्रेश कर दोगे तो ये आपका 5400 यहाँ से गायब है यार से। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इनवॉइसेस का, रिसीव पेमेंट का, क्रेडिट मेमो का, अनडिपॉजिटेड फंड का, एआर का। हाँ, सारी ही चीजें ऑलमोस्ट कवर हो गई होंगी। अगर नहीं भी कवर हो रही ना तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंपल मेरे को एक कमेंट करो, मैं अपनी इंस्टाग्राम का लिंक लगा दूंगा, मेरे को डीएम करो और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आते हैं हम अपना दूसरे सेल्स फॉर्म में, जो कि है सेल्स रिसिप्ट। ठीक है, कस्टमर के अंडर क्रिएट बटन पे से सेल रिसिप्ट क्रिएट कर दो। अब सेल रिसिप्ट में भी सेम सिंपल आपको कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैं ललित ओयो सर को देख रहा हूँ, मतलब काफी सारी ही चीजें ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेंगी। अब पेमेंट मेथड, अब सेल रिसिप्ट का मतलब हो गया ये डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट ही मिल जाएगा पैसा आपको। ड्यू यू वाला केस नहीं है, डायरेक्ट आप रिसिप्ट बना रहे हो। ठीक है, 18 तारीख को मैंने बनाया तो 18 तारीख को हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। डिपॉजिट किस में आ रहा है हमारे, हम कैश भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक सिलेक्ट कर लिया मैंने, कस्टमर डाल दिया, कस्टमर की ईमेल इसने ऑटोमेटिकली पिक कर ली। और पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम चेक से ले रहे हैं, चेक से ले रहे हैं और चेकिंग अकाउंट में ले रहे हैं। रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हो, ये अपने लिए रहता है। और ये हम जैसे कि हमने सेम इनवॉइस में करा था, यहाँ पे भी हम सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करने वाले हैं। यो गिव्स यू प्लेजर। ठीक है जी, अब ये हमने रिकॉर्ड एंड क्लोज कर दी। अब इसका इम्पैक्ट भी हमारा इनकम में आपको शो हो जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको उसमें शो नहीं होगा एआर में, ये इनवॉइस से रिलेटेड ही है। अब वो डायरेक्ट हमारा बैंक में शो करेगा। ठीक है, देखो आपका एआर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और वो उसका इम्पैक्ट पड़ गया आपका इन डायरेक्ट, एक तो आपका सेल्स में और दूसरा बैंक पे। ठीक, बैंक में पैसा आया और सेल्स हमारी इंक्रीज हो गई। तो आई होप ये सब क्लियर होगा। अब आते हैं लास्ट टाइप पे, जो कि है एस्टिमेट। अब जो एस्टिमेट होता है ना, कोटेशन कह लो तो सबसे बेस्ट है। अब जैसे ललित सर ने मेरे से बोला कि भाई मेरे को तेरी योयो सर्विस लेनी है, तो मेरे को कितनी कॉस्ट आएगी, तो मैं ललित सर को एक एस्टिमेट भेजूंगा कि ललित सर योयो सर्विस अगर आज 18 तारीख को लेते हो तो आपको ये कॉस्ट आएगी। बिल्कुल इनवॉइस की तरह है, लेकिन एस्टिमेट का नाम है। फर्क कितना हो गया ना, तो इसका इम्पैक्ट सेल में पड़ने वाला क्योंकि एक्चुअल सेल नहीं है, खाली एक कोटेशन जा रही है। और ना इसका इम्पैक्ट हमारा एआर में पड़ने वाला, सेम वही एक्चुअल सेल नहीं है, खाली कोटेशन जा रही है। रिव्यू एंड सेंड कर दूंगा, और चीजें ऐड भी कर सकता हूँ मैं, जैसे नोट एनालिस्ट से बातचीत कर लेंगे अगर पसंद नहीं आ रहे रेट वगैरह कुछ भी। ये बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है, थैंक यू फॉर योर बिजनेस। ठीक है, ये हो गया हमारा एस्टिमेट। अब जैसे ही मैं एस्टिमेट को सेव कर दूंगा 18 तारीख में, अब एस्टिमेट से क्या होगा, इन केस अगर ललित सर ने मेरा ये एस्टिमेट अप्रूव कर दिया, ठीक है, अभी जैसे मैं रिफ्रेश करूँ ना यहाँ, तो यहाँ पे आपको एस्टिमेट दिख जाएगा।
अगर मेरे मैनेजर ने एस्टीमेट अप्रूव कर दिया तो मैं एस्टीमेट को कन्वर्ट कर लूंगा इनवॉइस में। जैसे मैंने इनवॉइस को कन्वर्ट करा क्रेडिट मेमो में, तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अब देख, जैसे ये मेरा एस्टीमेट आ गया 540 रुपए का, अब मैं यहाँ से सेंड भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं एक्सेप्टेड भी कर सकता हूँ कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और कन्वर्ट टू इनवॉइस भी कर दूंगा। सिंपल एक बटन कन्वर्ट टू इनवॉइस करने से हमारा पूरा सब चीज सेलेक्ट हो गई और सेव कर दो, तो हमारा एस्टीमेट से इनवॉइस बन गया। क्लियर है? देखो मैं अब थोड़ी स्पीड इस वजह से बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और आजकल लोग बस लंबी वीडियो को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, और सेव कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ, तो हमारा एक इनवॉइस बन गया। देखो 540 हमारा ओपन में दिख गया, जो कि ये है ड्यू इन 30 डेज। तो देखो, अब आ जाते हैं फ्लैशबैक में, हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। हमने इस वीडियो में सेल्स फॉर्म जाने, सेल्स फॉर्म क्या होते हैं। हमने इस वीडियो में कस्टमर क्रिएट करना, सब कस्टमर क्रिएट करना, और कस्टमर के इंटरनल क्या क्या चीजें होती हैं वो मैंने आपको कवर करी। हमने इनवॉइसेस को बहुत ज्यादा मतलब डिटेल्ड में समझा। ठीक है, इनवॉइसेस हो गया, इनवॉइसेस के टर्म्स हो गई, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो गई, हमने इन्वेंट्री समझी, हमने बंडल समझा, हमने सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के टाइप कवर करे। उसके बाद हमने इसमें कवर करा, अपना एस्टिमेट करा, क्रेडिट मेमो करा, रिसीव पेमेंट करा। ठीक है, और इन सब के इम्पैक्ट्स मैंने लाइव आपको दिखाए कि एआर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है इनका, और इनका प्रॉफिट एंड लॉस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और यार देखो, मेरा समझाने का तरीका ही ऐसा है, और यही मतलब मेरे को लगता है कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दे रहा हूं मैं अपना। लेकिन इन केस अगर आपको कोई भी अपना सजेशन देना है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, आप सजेशन दो, मैं मेरे को अच्छा लगेगा और मैं उसको अप्लाई भी करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।